नमस्कार, सिटी सेंटर में आपका स्वागत है। राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट पर हम इस वक्त मौजूद हैं। मैं हूं ताबिश हुसैन और यहां पर सबसे पहले बात हम उत्तर भारत में चल रही शीतलहर की करेंगे। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में इस वक्त तापमान में गिरावट जो है वो दर्ज की जा रही है और ये ठंड दिल्ली में भी महसूस की जा रही है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि इस सीजन का सबसे कम तापमान है और कुछ पहाड़ी इलाकों से भी ज्यादा ठंडी दिल्ली हो गई है। उत्तर भारत के कई इलाके ठिठुर रहे हैं। दिल्ली का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक गिर चुका है। ये दिल्ली का इस सीजन का सबसे कम तापमान है और मसूरी, नैनीताल और शिमला से भी ये कम है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर भारत में रहने वालों को कम से कम 48 घंटों तक और कड़ी ठंड का सामना करना होगा। उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों पर घने कोहरे का साया है। कुछ इलाकों में तो तापमान 5 डिग्री से भी नीचे पहुंच चुका है। राजस्थान में कुछ जगहों पर 0 डिग्री तापमान है। अब आपको उत्तराखंड से खबर दिखाते हैं। उत्तराखंड में घरों में और खेतों में जमीन में दरार दिखने से लोग दहशत में हैं। घरों में दरार आने से 571 परिवार यहां पर प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 29 परिवारों को प्रशासन ने दूसरी जगहों पर जाने के लिए कहा है। आईआईटी रुड़की, वाडिया इंस्टीट्यूट और आपदा प्रबंधन की टीम वहां पहुंचकर स्थिति का मुआयना कर रही है। परेशान स्थानीय निवासियों ने अपनी मांगों को लेकर जोशीमठ में आज चक्का जाम भी किया। आपको बता दें कि परेशानी इस इलाके में 1 साल से चल रही है और इसकी वजह है लगातार हो रहा भूस्खलन। इससे हजारों लोग प्रभावित हैं, उनके घर उजड़ते जा रहे हैं। आसपास विकास के काम हो रहे हैं, जिसमें निर्माण के दौरान सुरंग खोदी जा रही है और बाईपास सड़क के चलते जमीन धंसने से ये हालात जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। यही वजह है कि नीचे से इस इलाके की जमीन कमजोर हो गई है और उसमें दरारें पड़ रही हैं। जोशीमठ के लोग लगातार अपनी मांगों को लेकर यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक स्थानीय निवासी सुरभि शाह, उनका क्या कहना इसको लेकर है वो भी आपको दिखाते हैं। बीते कुछ समय से यहाँ पे भूस्खलन, भूधसाव की स्थिति बनी पड़ी है। लोग अपने आम जनमानस अपने घर से बाहर रहने 5 डिग्री सेल्सियस पे रहने पे मजबूर है। बाहर पे आग जला के हम लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। हमारी रहने खाने पीने की कोई भी व्यवस्था नहीं हो रही है। यहाँ पे शासन प्रशासन को कई बार प्रस्ताव, ज्ञापन, बहुत कुछ दिया गया, पर कोई भी हरकत में नहीं आ रही है, जिस कारण हमें आंदोलन का सहारा लेना पड़ रहा है और जुलूस भी हम लोगों के द्वारा किए गए और आज तो चक्का जाम भी किया गया, तब जाके प्रशासन थोड़ी हरकत में आई है। लेकिन देखिए, बात ऐसी है कि इसका जिम्मेदार कौन है? इसका पूर्ण रूप से जिम्मेदार एनटीपीसी है। एनटीपीसी जो कंपनी अपनी सुरंग खोद रही है जोशीमठ के अंदर से, अपनी जो उनकी टीवीएम मशीन फंसी हुई है उसे निकालने के लिए वो लोग ज़मीन पे अंदर खोद रहे हैं, ब्लास्टिंग्स कर रहे हैं, बाईपास बन रहा है, वहाँ पे भी इलीगल ब्लास्टिंग एवं साइलेंट ब्लास्टिंग्स हो रही है, जिस कारण वाइब्रेशन हो रहा है जोशीमठ में और वो हिल रहा है। ऐसा कैसा विकास है ये? हम लोगों की बर्बादी के कॉस्ट पे ऐसा विकास तो हमें कभी भी नहीं चाहिए था। दिल्ली कंझावाला मामले में गुरुवार को एक नया मोड़ आ गया। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों के अलावा 2 और आरोपियों के शामिल होने की जानकारी दी। आपको बता दें कि इस मामले में जो आरोपी हैं उनकी पुलिस रिमांड 4 दिन बढ़ा दी गई है। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट आप देखिए। कंझावला मामले के 5 आरोपियों को गुरुवार को भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने पुलिस को आगे की तफ्तीश के लिए आरोपियों की 4 दिन की कस्टडी दे दी है और 4 दिन की उनको जो है पीसी रिमांड दे दी गई है कोर्ट ने। पुलिस ने 5 दिन का पीसी रिमांड 5 दिन का मांगा था, पर आपने कुछ ऑब्जेक्शन किया? यस, हमने ऑब्जेक्शन किया था कि उनको काफी टाइम पहले दे चुकी है कोर्ट और देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ फर्दर पीसी। 2 अक्यूज और इन्वॉल्व हुए हैं इसमें, जिसकी वजह से जो है इनको पीसी रिमांड दिया गया फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक नया खुलासा करते हुए बताया कि गाड़ी दीपक खन्ना नहीं बल्कि अमित खन्ना चला रहा था। क्योंकि अमित के पास लाइसेंस नहीं था, इसलिए आरोपियों ने लाइसेंस वाले दीपक खन्ना को पुलिस के सामने ड्राइवर बना दिया। पुलिस ने गाड़ी के मालिक आशुतोष और अमित के भाई अंकुश खन्ना को भी आपराधिक साजिश रचने के लिए आरोपी बनाया है। जो सीडीआर के आधार पर हमें ये पता लगा है कि इसमें 2 लोग और इन्वॉल्व थे। दीपक था, उसने अपने आप को ड्राइवर बताया था, लेकिन इंटेरोगेशन के दौरान हमें पता लगा है कि एक्चुअली जो गाड़ी थी वो अमित
ड्राइव कर रहा था और ये इसके हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस हैं। इस पूरे मामले में पुलिस ने अब तक हत्या की धारा तो नहीं लगाई है, पर एफआईआर में पुलिस ने आपराधिक साजिश और सबूत मिटाने की धारा जरूर जोड़ दी है। पूरे मामले में एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपी गाड़ी छोड़कर एक ऑटो में बैठकर भागते नजर आ रहे हैं। फिलहाल देखते हैं कि पुलिस वालों पर एक्शन कब लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने पीसीआर कॉल्स जो की गई उन्हें आंसर तो किया, पर उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। अगर एक्शन लिया होता तो शायद ये इतना बुरा, इतना ब्रूटल मामला नहीं होता। सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ दिल्ली की रोहिणी कोर्ट से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। 31 दिसंबर की रात को टहल रही 3 लड़कियों को एक कार ने टक्कर मार दी। इसमें 2 लड़कियों को हल्की चोट आई, एक लड़की को माथे पर गंभीर चोट आई और वो 5 दिन से ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल में बेहोश पड़ी हुई है। टक्कर मारने वालों का पता नहीं है, लेकिन इस मामले में नोएडा पुलिस ने एक मिसाल पेश करते हुए 10 लाख रुपए इस लड़की के इलाज के लिए जुटाए हैं और ये जो पैसे हैं ये पुलिस वालों के एक दिन का वेतन है। 21 साल की स्वीटी एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ती है। वो ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल में मौत से लड़ रही है। 5 दिन पहले उसे एक कार से धक्का लगा, कार वाले फरार हो गए। ये हादसा एक बस स्टॉप के पास हुआ था। पीछे से आकर कार 3 लोगों को कुचलती गई। घायलों में एक स्वीटी के एक दोस्त ने बताया कि ये कोई हुंडई सैंट्रो थी जो तेज गति से जा रही थी। स्वीटी की ब्रेन सर्जरी हुई है, वो आईसीयू में है। उसके बाएं पांव में फ्रैक्चर भी है। पुलिस कहती है कि आरोपियों को पकड़ने के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं, लेकिन अब तक हादसे की कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली है। कल गए अगर कोई बड़ा हादसा होता है ग्रेटर नोएडा में सर, तो हमारे पास और गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई डाटा नहीं रहेगा कि जिससे ये लोग आगे इन्वेस्टिगेशन कर सके, क्योंकि सर कुछ भी नहीं है मॉनिटर के नाम पे, यहाँ पे जीरो है। वहाँ पे मॉडर्न स्कूल के ठीक सामने हुआ है और उस रोड में कहीं भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। ये ग्रेटर नोएडा स्टूडेंट जोन माना जाता है और स्टूडेंट जोन का ये हाल है कि हमें मतलब मॉनिटर करने के लिए सीसीटीवी कैमरे इधर कहीं नहीं है। कोई प्रेडिक्शन हम नहीं कर सकते। अस्पताल के बाहर स्वीटी के दोस्त उसके इलाज के लिए चंदा जुटा रहे हैं। वो कहते हैं पटना में रह रहे उसके माता पिता इलाज का खर्च उठाने लायक नहीं है। ये करीब 2 लाख रुपए रोज का खर्चा है। ये सब है जो विद्यार्थी लोग हैं, ये लोग करते हैं। अच्छा 8 लाख लाएंगे क्या होगा? अभी तक कितने लग चुके हैं? 8 लाख। 8 लाख लग चुके हैं अभी तक और अभी लगेंगे आगे? हाँ लगेंगे। यहाँ तो 2 लाख 2.5 लाख रोज चल सकता है। कितना होता है जो करण होने जानते हैं, हम नहीं जानते हैं कुछ। अच्छा हाँ, ये लोग जितना है जो लड़कन है यही लोग कर रहे हैं। इसी बीच नोएडा पुलिस ने एक मिसाल कायम करते हुए घायल युवती के इलाज के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। ये रुपये नोएडा के पुलिस कर्मियों के एक दिन के वेतन से जुटाए गए हैं। इनके इलाज में मदद हेतु पुलिस आयुक्त महोदया के निर्देशन में नोएडा पुलिस कमिश्नरेट के सभी पुलिस कर्मियों द्वारा अपने एक दिन का वेतन इनके धनराशि सहयोगार्थ हेतु प्रदान की जा रही है, जो लगभग 10 लाख रुपए है। ये हादसा भी उसी रात हुआ जिस रात दिल्ली में 20 साल की लड़की एक अलग हादसे में मारी गई। उसकी स्कूटी एक कार से टकराई और कार लड़की को कई किलोमीटर तक घसीटती ले गई। स्वीटी पिछले 5 दिन से कोमा में है। जहां वो अपनी जान की बाजी लगा रही है, वहाँ उसके माँ बाप और उसके दोस्त दिन रात काम कर रहे हैं ताकि उसके ट्रीटमेंट के लिए पैसे इकट्ठा हो सके। हम एनडीटीवी में आपसे अपील करते हैं कि जो भी थोड़ा पॉसिबल हो वो स्वीटी के इलाज के लिए डोनेट करें। तनिष पंजाबी, एनडीटीवी। अगर आप स्वीटी की मदद करना चाहते हैं तो ये रहा ब्यौरा। आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। दिल्ली के कंझावाला जैसा खौफनाक कांड उत्तर प्रदेश के बांदा से भी सामने आया है। बांदा शहर कोतवाली के मवई बाईपास पर एक स्कूटी सवार महिला को गिट्टी से भरे डंपर ट्रक ने रौंद दिया और ट्रक में फंसी महिला 3 किलोमीटर तक ट्रक के साथ घसीटती हुई चली गई। ये रिपोर्ट आप देखिए। इस आग में इंसानियत भी खाक हो गई। यह ट्रक पहले एक महिला की स्कूटी में टक्कर मारता है, फिर उसे स्कूटी समेत
लगभग 3.5 किलोमीटर तक घसीट कर ले जाता है। इससे स्कूटी में आग लगती है और फिर ट्रक भी आग की चपेट में आ जाता है, जिसमें जलकर महिला की जान चली जाती है। एक सूचना मिली कि एक एक्सीडेंट हुआ है। इसमें तत्काल हमारी पुलिस बल, थाना स्थानीय अन्य थानों की फोर्स, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई तुरंत। एक स्कूटी से महिला जिसका नाम पुष्पा देवी है, जो कृषि विश्वविद्यालय में गवर्नमेंट सर्वेंट थी, जो अपने पति की मृत्यु के उपरांत उनको नौकरी मिली थी, काम कर रही थी, लखनऊ की रहने वाली है, जा रही थी, एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी उनकी स्कूटी फंस गई है इस डंपर के अंदर और उसमें घर्षण से, फ्रिक्शन से आग लग गई, जिससे मौके पे ही उनकी मृत्यु हो गई है। इसमें पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। घटना में जान गंवाने वाली लखनऊ की पुष्पा देवी चौधरी चरण सिंह कृषि विद्यालय में क्लर्क के पद पर कार्यरत हैं और वो घटना के समय सब्जी लेने निकली थी। कोरोना के दौरान इनके पति की मौत हो गई थी और उनकी जगह इन्हें नौकरी मिली थी। विश्वविद्यालय के सामने स्पीड ब्रेकर न होने को भी हादसे का एक बड़ा कारण माना जा रहा है। ये एक्सीडेंट इसलिए हुआ कि वहाँ पे किसी भी तरह का ब्रेकर नहीं, गाड़ी फुल स्पीड में आती है, यूनिवर्सिटी गेट पार कर जाती है। और आए दिन हम लोग कई बार इस चीज़ को प्रशासन को सचेत भी किए हैं, कई बार कहा भी है, पत्थरबाजी भी हमारे अधिकारियों के द्वारा किया गया, लेकिन आज तक कभी इस पर सुनवाई नहीं हुई कि हमारे इतने बच्चे बाहर निकलते हैं। हमारे परिवार का एक सदस्य चला गया, हम सभी बहुत ज़्यादा दुखी हैं आज इस चीज़ को लेके। ये घटना नहीं घटनी चाहिए थी, उस वजह से कि हमारा जो परिवार है बहुत छोटा है, तो हम एक दूसरे से सभी जुड़े हुए हैं और आज हम सभी बहुत ज़्यादा दुखी हैं इस घटना को लेके। हादसे के बाद कुछ लोगों ने कुछ दूर तक ट्रक का पीछा भी किया, लेकिन ट्रक ड्राइवर तेज भागता रहा और बाद में जब ट्रक में आग लगी तो ड्राइवर ट्रक छोड़कर भाग गया। इस घटना के बाद पुलिस तो अब अपना काम करेगी ही, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि जिस देश में करुणा ऐसी हो कि लोग पत्थर में भी देवता बना देते हों, उस देश में आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोगों का दिल ही पत्थर हो गया। तभी तो एक इंसान दूसरे इंसान को रौंदते हुए उसे भयानक मौत तक पहुंचा देता है। दिल्ली की बेटी अंजलि और बांदा की पुष्पा की वारदात तो कम से कम यही बताती है। बांदा से सलाउद्दीन के साथ वाराणसी से अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। हल्द्वानी के बनभूलपुरा के लोगों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अतिक्रमण की समस्या का एक मानवीय पहलू भी है, जिसे देखा जाना चाहिए। हल्द्वानी से रविचंद्रन शुक्ला की रिपोर्ट आप देखिए। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके के 4365 मकान फिलहाल नहीं तोड़े जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में बहस की अगली तारीख 7 फरवरी लगी है, लेकिन तब तक बनभूलपुरा इलाके में किसी भी निर्माण पर रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रातों रात 50,000 लोगों को बेघर नहीं किया जा सकता। जिन मामलों में लोगों के पास जमीन का हक नहीं, उनका भी पुनर्वास होना चाहिए। सालों से रह रहे लोगों को 7 दिन में हटने को कैसे कहा जा सकता है? रेलवे की जमीन है भी तो 50-60 साल से रह रहे लोगों के पुनर्वास की योजना होनी चाहिए। दशकों से रह रहे लोगों को हटाने के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती की बात ठीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। फिलहाल फौरी तौर पर तो देखिए स्टे मिला है उन लोगों को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि उनके लिए कोई प्लान हो रेलवे के पास, उनके लिए किसी तरीके का कोई फिलहाल रिहैबिलिटेशन का कोई इंतज़ाम नहीं किया रेलवे ने। एकदम से एक हफ्ते का वक्त मिला और एक हफ्ते के वक्त के अंदर आप किसी को 50 साल से जो परिवार रह रहा है उसको एकदम से आप नहीं उखाड़ कर फेंक सकते। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बड़ी चिंता थी और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि आप अगली तारीख पर आए तो फिर पूरी तरीके से कोई प्लान लेकर आए। इस फैसले के बाद बनभूलपुरा के लोगों ने राहत की सांस ली है। यहाँ बीते 10 दिनों से कड़ाके की इस ठंड में महिलाएं, बच्चे सड़क पर बैठे थे और लगातार दुआओं का दौर चल रहा था। बहुत
खुश है। अच्छा, हम बहुत खुश है। इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्र है। अच्छा, अभी तक आप लोग रो रही थी यहाँ दुआएं पढ़ने में, अब खुशी लौटी है? हाँ, वाकई में बहुत बहुत ज्यादा खुशी है, चेहरों पर रौनक है। इंशाल्लाह हम बहुत खुश हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं तहे दिल से, और इंशाल्लाह इंसानियत जिंदा रहेगी और जिंदा है और जिंदा रहेगी ता क़यामत तक। हमें बहुत ज़्यादा सुकून मिला है इस न्यूज़ को सुन करके कि हमें स्टे मिल गया है, और हम अब निरंतर स्टे के बाद अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते चले जाएंगे, और इंशाल्लाह हमें उच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि हमें कामयाबी मिलेगी। ये जो घर हैं, जो आप घर देख रहे हैं ये बने हुए, इन्हीं को तोड़े जाने का आदेश नैनीताल हाई कोर्ट ने दिया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि समस्या का मानवीय पहलू भी देखा जाना चाहिए। और दूसरी साइड में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, यानी इस तरह के 4 सरकारी स्कूल बने हुए हैं, 2 बड़ी बड़ी पानी की टंकियां बनी हुई हैं और सरकारी बैंक है यहाँ पर। तो सवाल यही उठता है जो सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल पूछा रहा सरकार से और रेलवे से कि कैसे आखिर इस जमीन पर सरकारी जो भवन हैं वो यहाँ पर बन गए। देश के कई इलाकों में अतिक्रमण की समस्या गंभीर है, लेकिन इस समस्या का मानवीय पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हल्द्वानी से अशोक माले और आशीष भार्गव के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। देश भर में जैन समाज के चल रहे आंदोलन के सामने आखिरकार केंद्र सरकार को झुकना पड़ा है। सरकार ने एक अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि जैन समाज के सबसे पवित्र स्थल श्री समेद शिखर जी पर अब ना तो कोई पर्यटन होगा और ना ही इको टूरिज्म। ये रिपोर्ट आप देखिए। झारखंड के गिरिडीह में मौन जुलूस, ऐसे प्रदर्शन बीते कुछ दिनों से देश भर में चलते रहे। एक ही मांग कि पारसनाथ के समेद शिखर को पर्यटन स्थल न बनाएं। समेत शिखर जी हमारा है, हमें समेत शिखर जी हमें मिलना चाहिए। टूरिस्ट प्लेस आगे विजिट करेंगे तो वो हमारे लिए वो दुख की बात होगी, तो हमें हमारा जैन मंदिर हमारे कंट्रोल में चाहिए। समेत शिखर तीर्थ क्षेत्र को पवित्र तीर्थ क्षेत्र ही रहने दिया जाए, इसमें इसको पर्यटन स्थल नहीं बना जाए, नहीं तो यहाँ मांस मदिरा सब चलने लगेगा। गुरुवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को एक पत्र लिखकर कहा कि केंद्र सरकार जैन समाज की भावनाओं का ख्याल रखते हुए अपनी अधिसूचना पर फिर से विचार करे। केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने इस बीच सफाई भी दे डाली। हर समुदाय का सेंटिमेंट रेस्पेक्ट करना हमारा मोदी सरकार जी का लक्ष्य है, इसलिए मैं जैन समाज जी से अनुरोध करता हूँ, टूरिज्म डिपार्टमेंट हो, केंद्र सरकार हो, हम पूरा रिस्पेक्ट करेंगे। कोई भी सेंटिमेंट हट करने का हो, उस पवित्र स्थान को अपवित्र करने का हो, कुछ भी होगा नहीं। इससे पहले मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जैन समुदाय के आक्रोश के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। षड्यंत्र के तहत आप जैन समुदाय के पुराने तीर्थ स्थान को बर्बाद करना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस कदम के खिलाफ जेएमएम और कांग्रेस स्पष्ट तौर पे अपना मंतव्य दे चुके हैं। अब केंद्र सरकार को चाहिए कि इस नोटिफिकेशन को तुरंत वापस लें। वहीं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने जैन समाज के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के फौरन बाद एक अधिसूचना जारी कर उनकी प्रमुख मांग को मानते हुए साफ कर दिया कि 2019 की अधिसूचना का वो हिस्सा हटेगा जिसमें इस क्षेत्र को पर्यटन या इको पर्यटन से जोड़ने की बात कही गई है। पर्यटन या इको टूरिज्म पर फौरन रोक लगाई जाए। पारसनाथ समेद शिखर की निगरानी के लिए समिति बने, इसमें जैन समुदाय के 2 सदस्य शामिल हों, स्थानीय जनजातीय समुदाय से 1 सदस्य हो। झारखंड सरकार इसके लिए जरूरी कदम तत्काल उठाए। पारसनाथ समेद शिखर क्षेत्र को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने की अधिसूचना 2019 की थी। सरकार ने अगर इसे वापस लेने में इतना वक्त न लगाया होता तो बेहद शांत माना जाने वाला जैन समुदाय सड़क पर ही नहीं आता। वैसे इस मामले ने ये बताया है कि किसी भी स्थल को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने का उत्साह दिखाने से पहले सरकार अगर स्थानीय परंपराओं और मान्यताओं का भी ख्याल रखे तो ऐसी नौबत ही न आए। गिरिडीह से मनीष कुमार और नई दिल्ली में कादम्बनी शर्मा के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया।